सुबह के वक्त जब मैं उठी तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। जैसे ही मैं कमरे से निकलकर बरामदे में गई तो दरवाजे पर खुसुर पुसुर की आवाज़ आई। खिड़की से झांक कर देखा तो मोहल्ले के कई लोग हमारे दरवाजे पर खड़े हुए थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे, कुछ हैरान, कुछ जैसे तमाशा देखने के लिए आए हों, और अंदर का माहौल भी बदला बदला सा लग रहा था। मम्मी बैठक में एक तरफ बैठी हुई थी, उनके हाथ काँप रहे थे, और पापा किसी से फ़ोन पर तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं अभी कुछ समझने की कोशिश करती कि तभी दरवाजे पर ज़ोर से किसी ने दस्तक दी तो पापा दरवाज़ा खोलने गए। बाहर शोर मच रहा था। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी कि शुभम को बाहर निकालो, वो कहाँ पर है, कहाँ छुपाया है उस कातिल को। उन लोगों की बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। मेरी सांसें रुक गईं। शुभम भाई, वो तो कल देर रात तक मुझसे बातें करते रहे और मेरे लिए खाने पीने की चीज़ भी लाए थे। वो ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए। मैं दौड़ती हुई पापा के पास गई। उनके सामने खड़े होकर धीमी आवाज़ में पूछा कि पापा, भाई कहाँ पर हैं? ये सब लोग क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी, एक अजीब बेचैनी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने हल्के से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है, इसलिए मैंने उसे रातों रात बाहर भिजवा दिया। पापा की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे कानों में सन्नाटा छा गया और ज़ुबान बंद हो गई। फिर अचानक मुंह से निकला कि कत्ल किसका? मेरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे अंदर चीख गूंजने लगी, लेकिन बाहर खामोशी थी। मम्मी मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बोल रही थी कि शुभम ने कुछ नहीं किया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, पर हालात इतने ख़राब थे कि तेरे पापा को ये कदम उठाना पड़ा। उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि बात सिर्फ इल्ज़ाम की नहीं बल्कि साजिश की लग रही है। कोई बहुत बड़ी बात थी जो हमें अभी तक नहीं बताई गई। उसके बाद मैं कमरे में वापस आई तो शुभम भाई की चीज़ें देखकर दिल बैठ गया। मैंने उनकी किताबें, उनका मोबाइल और जैकेट जो वो अक्सर पहनते थे, सब कुछ वहीं पर मौजूद था, जैसे वो अभी बाहर गए हुए हों और अभी थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। पर सच कुछ और था। मोहल्ले वालों का शोर बढ़ता गया। कुछ लोग हमें सख्त दिल और अपराधी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हमने कातिल को छुपाया है। हमारी सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। एक वक्त वो था जब लोग पापा को इज्जत की निगाह से देखते थे, और आज ये वक्त आ गया कि वही लोग उन पर उंगलियां उठाने की हिम्मत करने लगे, बिना कुछ सच जाने, बिना कुछ सोचे। इस सब के बीच में मैं बस यही सोच रही थी कि भाई इस वक्त कहाँ पर होंगे, किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो ठीक भी होंगे या नहीं। पापा सर झुकाए हुए अंदर आकर बैठे। उनकी आंखें लाल थीं, शायद रात भर के जागे हुए थे या आंखें नम हो गईं। उस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई और धीरे से पूछा कि पापा, कि आपको यकीन है कि भाई ने कुछ नहीं किया? वो सर हिलाकर बोले कि बेटा, अगर यकीन ना होता तो कभी भी मैं उसको बचाने का सोचता भी नहीं। मैं जानता हूँ कि ये झूठा इल्ज़ाम है, पर हम उन लोगों का मुकाबला भी तो नहीं कर सकते। पापा की बातें उस वक्त दिल को तसल्ली दे तो रही थी, लेकिन मन में 100 सवाल उठ रहे थे। आखिर ये इल्ज़ाम लगाया किसने है? भाई को कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में फंसाने वाला कौन है? और ये सब कुछ इतनी अचानक कैसे हो गया? अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था और आज हम बेइज्जत हो गए। शाम तक पुलिस का पहरा हमारे घर के बाहर लगा दिया गया। कोई अंदर नहीं आ सकता था, न हम बाहर निकल सकते। मम्मी खाना बनाने की जगह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे शुभम भाई अभी वापस आ जाएंगे। मेरे दिल में एक ही प्रार्थना थी कि मेरा भाई जहाँ भी हो वो ठीक हो और सारा सच जल्दी सबके सामने आ जाए। मेरे दिल में एक फैसले ने जन्म लिया कि अब मैं सच जानकर रहूंगी, भाई की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। यही सोचते सोचते आंख लग गई और मैं एक सपने में डूब गई, जिसमें सिर्फ आंसू थे और उम्मीद की एक लहर। जब हवेली के बड़े बेटे की मौत की खबर आई तो जैसे पूरे मोहल्ले में भूकंप आ गया। हर तरफ दर्द और अफवाहें फैलने लगी। लोग कह रहे थे कि सरदार जी का बेटा मर गया है और कातिल उनके ही करीब का कोई इंसान है। जब ये खबर हमारे मोहल्ले तक पहुंची तो सबकी नज़रें हमारी तरफ उठ गईं। कुछ देर के बाद पता चला कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो कोई और नहीं, शुभम भाई ही थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सांसें अटकने लगी। वो भाई
जिसे मैं बचपन से देखती आई थी, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उन पर कत्ल का इल्ज़ाम कैसे आ सकता है? हवेली के बड़े बेटे का कातिल मेरा भाई शुभम है, ये बात दिल मानने को तैयार ही नहीं था। दिमाग सुन पड़ गया और सारा माहौल जैसे अचानक किसी बुरे सपने में बदल गया हो। पापा कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर धीरे से बोले कि सरदार जी के बेटे को आखिरी बार शुभम के साथ देखा गया था। ऑफिस से निकलने के बाद दोनों एक ही गाड़ी में थे और फिर वो लड़का उसी गाड़ी में मरा हुआ पाया गया। तभी मम्मी ने कहा, लेकिन ये सबूत तो नहीं है कि शुभम का साथ होना और फौरन उस लड़के का कत्ल हो जाना, ये दोनों तो अलग बातें हैं ना। इससे क्या साबित है कि मेरे बेटे ने वो कत्ल किया? उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी, लेकिन यकीन पुख्ता था और मेरी आंखों के सामने शुभम भाई का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था। वो लड़का जो दूसरों की मदद करता, छोटों के साथ प्यार से रहता, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, वो कैसे किसी की जान ले सकता है? मेरे दिल में एक अजीब सा डर, बेचैनी बैठ गई। मैं जानती थी कि ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भाई कई बार कहते थे कि हवेली में कुछ मामले ठीक नहीं, उनके बड़े बेटे के कुछ दोस्त शक करने के लायक हैं और वो अक्सर ही बिजनेस के मामलों में उलझे रहते थे। लेकिन भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, हमेशा खामोशी से अपना काम करते रहे। शायद इसी खामोशी को कमज़ोरी समझकर किसी ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। उस दिन शाम को पापा ने किसी वकील से देर तक बात करी, फिर चुपचाप से कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे गई तो देखा कि वो शुभम भाई की एक पुरानी सी तस्वीर को देख रहे थे और उनकी आंखों में नमी थी, चेहरा थकान से भारी। तो मैंने करीब बैठकर धीरे से कहा कि पापा, भाई ने कुछ नहीं करा है, मुझे यकीन है। इस पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सर हिलाते हुए बोले कि अमीशा, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन सच और झूठ का फ़र्क तो ताकतवर लोग ही तय करते हैं। हम सिर्फ अपनी सफाई में कुछ कह सकते हैं, बाकी वही होगा जो वो चाहेंगे। उनके जितना पैसा हमारे पास नहीं है ना ही हम उन जैसे अमीर हैं। पापा की बातें मेरे दिल पर एक चोट छोड़ गईं। क्या सच में हकीकत को साबित करने के लिए इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं? क्या किसी की इंटेंशन उसके कैरेक्टर से ज़्यादा उसकी हैसियत से जानी जाती है? हवेली के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सरदार जी की हालत भी ख़राब थी। बेटे की मौत ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन उनके दुख ने उनकी नज़र से इंसाफ छीन लिया। वो सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाहते थे और वो था अपराधी। जब तक वो अपराधी नहीं पकड़ा जाता, उनके दुख में कोई कमी नहीं आएगी। फिर रात को मैंने भाई के लैपटॉप को खोला, शायद कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे सच सामने आ सके, लेकिन कुछ नहीं मिला। पर एक फ़ोल्डर में भाई ने हवेली से जुड़े हुए कुछ नोट्स रखे हुए थे। उनमें ज़्यादातर फाइलों के नाम, कुछ मीटिंग की बातें और एक जगह ऐसा नाम जिन पर उन्होंने सवाल का निशान लगा रखा था। मैंने वो सब नोट्स अलग करके रख लिए, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर किसी बड़ी सच्चाई का दरवाज़ा खोल दें। मम्मी बस बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कि शुभम भाई अभी वहाँ से अंदर आ जाएंगे। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक उम्मीद थी और मैं हर पल कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मैंने उनके करीब बैठकर कहा कि मम्मी, आप परेशान नहीं हो, हम ये इल्ज़ाम धो सकते हैं। हमें भाई को वापस लाना होगा और सच को साबित करना होगा। आप ऐसे टूटे नहीं, खुद को संभालने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। तू जानती है कि मेरा दिल कहता है कि शुभम बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये दुनिया दिल की बात नहीं मानती, वो सबूत मांगती है। कुछ दिन बीते तो इल्ज़ाम भी अब और गहरा हो गया, लेकिन मेरे यकीन की रोशनी उस अंधेरे से भी टकरा रही थी। मैं अकेली ज़रूर थी, लेकिन खुद को बेहद मजबूत बना लिया। तीसरे दिन सूरज तो वैसे ही निकला जैसे रोज़ निकलता है, लेकिन हमारे घर का हाल किसी शोक के जैसा था, जैसे किसी के मर जाने के बाद का दुख मनाया जा रहा हो। शुभम भाई के जाने के बाद हर दिन हमें एक नई परेशानी देता, हर पल एक नया इम्तिहान लेकर आता। मोहल्ले में बातें बढ़ गईं, मगर आज कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। मन में खौफ तैर रहा था, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। फिर दोपहर के वक्त अचानक दरवाजे पर शोर मच गया। हम सब लोग चौंक गए। पापा भी तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़े और हम उनके पीछे पीछे गए। दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस के कुछ हवलदार खड़े थे। उनके साथ हवेली का सरदार भी था। चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में खून उतरा हुआ और आवाज़ में जहर। उसके पीछे मोहल्ले के कुछ लोग ही खड़े थे, जो आम दिनों में हमसे हंस हंस कर बातें करते। आज वो भी नज़रें झुकाए दुश्मनों के साथ खड़े हुए थे। सरदार ने एक नज़र पापा को देखा और चीख कर बोला कि अपने बेटे को घर से बाहर निकालो।
मेरे बेटे के कातिल को छुपा रहे हो। पापा ने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, हम भी दुख में हैं, पर हमारा बेटा शुभम बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता। सरदार का गुस्सा और भड़कने लगा। वो बोला, बेगुनाह? अरे मेरा बेटा वहाँ पर मरा हुआ मिला, तुम्हारा बेटा जिंदा है और भागा हुआ है। ये इंसाफ नहीं, ये दुश्मनी है। अगर उसके दिल में चोर नहीं था तो वो क्यों भागा? उसके बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, कमरों को तलाशा, हर चीज़ को उलट पुलट कर दिया, लेकिन शुभम भाई कहीं नहीं थे। वो तो पहले ही जा चुके थे, एक अनजान राह पर, एक ऐसे इल्ज़ाम से बचने के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो सरदार ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी जैसे वो कोई फैसला पहले ही करके आया हो। वो पापा के करीब आया और धमकी देने लगा कि अगर तुम कातिल को वापस नहीं ला सकते तो फिर हमें इंसाफ अपने तरीके से लेना होगा। मैं उनकी बातें समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ पता चल गया। सरदार ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो मेरी तरफ आगे बढ़े तो मम्मी चीख कर बोली कि ये क्या कर रहे हो। पापा ने आगे बढ़कर उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनके हाथ बंधे हुए थे। मैं हैरान खड़ी हुई और वो लोग मुझे पकड़कर घसीटने लगे। मैंने पीछे मुड़कर पापा की तरफ देखा, उनकी आंखें नम थीं, चेहरे पर बेबसी। मम्मी ज़मीन पर गिर गईं, मेरे पाँव पकड़कर मुझे रोकने लगीं, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल था। मेरी मम्मी की चीखें, मेरे पापा की बेबसी और मोहल्ले वालों की खामोशी मेरे शरीर को उस पल बिल्कुल बेजान कर रही थी। मुझे हवेली की गाड़ी में बिठाया गया। सरदार के लोग खामोशी से बैठे थे, जैसे वो कोई कीमती सामान लेकर जा रहे हों, ना कि एक जिंदा इंसान को, और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं समझ गई कि मुझे भाई की वजह से लेकर जाया जा रहा है। रास्ते भर मैंने आंखें बंद रखीं, जैसे आंखें बंद करने से सच को बदलना चाह रही हूँ, लेकिन जब गाड़ी हवेली के दरवाजे से गुजरी तो मुझे एहसास हुआ कि अब सब कुछ बदल चुका है। वो दरवाजे मेरे लिए कैद बन गए। मुझे अंदर एक बड़ी हवेली के हॉल में लाया गया। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, ज़मीन पर कीमती कालीन, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ सिर्फ एक जेल जैसा था। सरदार ने साफ कहा कि अब मैं उनकी बेटी की शादी अपने छोटे बेटे हर्ष से करवाऊंगा, ताकि इंसाफ पूरा हो सके। हर्ष, जो कोने में खामोशी से खड़ा हुआ था, उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे उसे परवाह ही न हो कि मेरे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। अगले दिन मेरी शादी उससे करा दी गई। शादी तो हो गई, लेकिन मेरे दिल से सिर्फ चीखें निकल रही थी जो किसी ने नहीं सुनी। मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, मेरी मर्जी, मेरी इज्जत, मेरा घर और मेरा भाई भी। उस रात मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा काफ़ी बड़ा था, सारे आराम की चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन मेरे दिल में खालीपन था। मैंने बिस्तर पर बैठकर खुद से पूछा, क्या यही इंसाफ है उस गलती का जो कभी हुई ही नहीं? मैंने आंखें बंद की तो मम्मी की चीखें, पापा का खामोश चेहरा और शुभम की मुस्कुराहट आंखों में घूमने लगी। तो उसी रात मैंने दिल में ठान लिया कि मैं अब टूटूंगी नहीं। मैं इस कैद से निकल कर जाऊंगी और भाई के साथ जो हुआ उसका बदला एक दिन लेकर ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए खुद को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। शादी के बाद मेरे लिए हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता। हर्ष, जिसके साथ मेरा नाम साथ में जुड़ गया था, जैसे किसी अदालत में सज़ा सुना दी गई हो, लेकिन वो भी शायद इस सब से बहुत खुश नहीं था। शादी के बाद न उसने मुझसे कोई बात की, न मुझे देखा, बस एक खामोशी सी मौजूदगी थी, जैसे वो खुद भी उस बंधन को नहीं मानता हो। उसकी खामोशी मेरे लिए एक अलग कैद थी, ऐसी कैद जिसमें कोई जंजीर नहीं हो, लेकिन हर पल एक बोझ हो। हवेली में मैं सिर्फ बदले की आग के तौर पर बहू बनाई गई। वहाँ के नौकर औरतें, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले भी मुझसे नफरत से बात करते। मेरे लिए वहाँ कोई इज्जत नहीं थी, कोई अपनापन नहीं था। जो खाने की प्लेट मेरे लिए निकल जाती वो अलग रख दी जाती, जैसे मैं अपवित्र हूँ। जो काम सबके साथ मिलकर करवाए जाने वाले होते वो मुझ अकेली से करवाए जाते, जैसे मुझे सज़ा दी हो। सुबह को मैं सबसे पहले उठती, बर्तन धोती, फर्श साफ करती, कपड़े धोती और फिर पूरे दिन कामों में लग जाती। कोई कुछ कह देते तो जवाब देने की इजाज़त नहीं होती। हर बात पर ताना, हर हरकत पर नज़र और हर खामोशी पर शक होता। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, पर अंदर ही अंदर खुद को खोती जा रही थी। मैं हवेली की नौकरानियों से भी ज़्यादा गई गुजरी समझी जाने लगी। वहाँ किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। हर्ष मुझसे हमेशा ही दूरी बनाए रखता। रात को भी वो अलग अपने कमरे में सोता, दिन में अक्सर ऑफिस चला जाता।
उसने मुझसे न कभी कोई सवाल किया, न कभी कोई तसल्ली दी। कभी कभार जब रास्ते में आ जाता तो बस एक नज़र डालकर वहाँ से गुजर जाता। मुझे उसकी खामोशी पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि अजीब सा दुख होता। शायद उसके दिल में भी ज़बरदस्ती के रिश्ते का बोझ था। शायद वो भी किसी और ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता होगा, जैसे कि पहले मैं थी। और हवेली की औरतें मेरे कपड़े, मेरे अंदाज, मेरी खामोशी, मेरे व्यवहार पर बातें बनाती कि ये लड़की तो बोलती ही नहीं है, न सही कपड़े पहनती, न इसमें कोई हुनर है। वो सब मुझे कमज़ोर समझती थी और मैं उनकी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफ़रत देखा करती। मेरे कमरे में कोई भी नहीं आता था सिवाय उस नौकरानी के, जो कमरे में खाना रख के जाती थी। वो भी जल्दी से प्लेट रखती और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चली जाती। एक दिन जब सब लोग बाहर किसी काम से गए हुए थे तो मैंने थोड़ी देर के लिए आंगन में बैठने की हिम्मत करी। हल्की हवा चल रही थी, आसमान साफ था और मुझे लगा जैसे कुछ पल सुकून के मिल गए हों। लेकिन तभी एक नौकरानी वहाँ आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। वो चीख पड़ी कि ये जगह तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने कमरे में जाओ यहाँ से। इतना सुनकर मैं खामोशी से उठकर वापस चली आई, क्योंकि अब मेरे पास लड़ने की भी ताकत नहीं बची। रात को अक्सर मैं भाई की याद में आंखें बंद करती और ऊपर वाले से प्रार्थना करती कि वो जहाँ भी हो ठीक रहें। कभी उनका चेहरा आंखों के सामने आता तो दिल में एक हल्की सी गर्मी महसूस होती, जैसे वो वहीं करीब हों, जैसे वो मुझे देख रहे हों और कह रहे हों कि बर्दाश्त करो मेरी बहन, अभी सब खत्म नहीं हुआ। बस इसी उम्मीद पर मैं हर दिन जिंदा रहती, हवेली के जुल्म सहती, जुबान बंद रखती और दिल में यही प्रार्थना करती कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए, जब मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने भाई की बेगुनाही दुनिया वालों के सामने रख सकूं। मैं जानती थी मेरी शादी एक सज़ा और जंजीर है, लेकिन मैं उस जंजीर को काटने का हौसला रखती, खामोशी से सहती, लेकिन मैं कभी हारने वालों में से नहीं थी। हवेली में मैं वक्त का अंदाज़ा खो चुकी थी। दिन और रात का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता मैं खामोशी से एक ऐसी दुनिया में कैद हो गई हूँ जहाँ पर हर चेहरा मेरे खिलाफ है और हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद। मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता और मेरी मौजूदगी सबके लिए एक बोझ बन गई। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सवेरे उठकर मैंने बर्तन धोए, कुछ पल बदले। जैसे ही दोपहर होने लगी, नौकरानी के चेहरे बिगड़ने लगे। हवेली में किसी काम पर गलती हो गई और उसका इल्ज़ाम मेरे सर पर थोप दिया गया। वो सब मुझे ताने देने लगी, जैसे बस मुझे बेइज्जत करना चाहती हों और ये उनकी जिम्मेदारी हो। तभी एक नौकरानी मेरे करीब आई और मुझे धक्कर देकर बोली कि जब से यहाँ आई हो कुछ न कुछ गलत ही कर रही हो, न बोलती हो न हंसती हो, बस एक मनहूस साया बनकर इधर उधर घूमती रहती हो। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ नज़रें झुकाईं और वहाँ से हट गई। लेकिन दिल अंदर से कांप गया, आंखें नम थीं, सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। मैं हवेली के बरामदे में से भागती हुई अंदर की तरफ गई। कदमों को रोकने का होश नहीं था, बस एक जगह चाहिए थी जहाँ पर कुछ लम्हे सुकून का सांस ले सकूं, जहाँ पर तकलीफ भरी आवाज़ न हो। मैं भागती हुई किसी कमरे में दाखिल हुई। अंधेरे से भरा वो कमरा, उसका दरवाज़ा खुला तो मैं फ़ौरन अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद करके कमरे के किसी कोने में बैठ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ज़मीन पर सिमट कर बैठी, खुद को संभाल रही थी, जैसे खुद को किसी खतरे से बचा रही हूँ। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मैं सहम गई। किसी के कदमों की छाप सुनाई दी, किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं टेबल के पीछे छुप गई, सांस को रोककर बैठी रही। तभी कमरे में दाखिल होने वाला आदमी रुका, फिर मुझे देखने के बाद मुझसे बोला कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। मैंने आवाज़ पहचानी, ये हर्ष की आवाज़ थी। मैं समझ गई ये हर्ष है। दिल में डर गहरा हो गया। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे इस हालत में देख ले, लेकिन वो खामोशी से कमरे के बीच में आया और झुककर नीचे देखा। फिर जैसे ही उसने मुझे वहाँ पाया, उसकी आंखों में हैरत थी। वो एक बार फिर बोला कि अमीशा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने नरमी से पूछा। पहली बार उसकी बातों में कोई सख्ती नहीं, हमदर्दी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें नीचे करके बैठी रही। उसने चुप कराकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से बाहर निकाला, लेकिन उसके हाथों में वो सख्ती अब नहीं थी जो मैंने हमेशा से महसूस की। आज बात कुछ और ही थी, जैसे वो पहली बार कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में रोशनी आ गई और मैं उसके सामने खड़ी थी, आंखें नम, चेहरा घबराया हुआ पर शांत, और सांस में तेज़ी। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने सर झुकाया, फिर धीरे से कहा
कि बस कुछ देर के लिए सुकून चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं बहुत डर गई थी। हर्ष ने गहरी सांस ली और धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसका अंदाज बदला बदला सा लग रहा था। ये वही आदमी था जिसने शादी के बाद मुझसे कभी बात नहीं की, जिसने मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया और जिसकी खामोशी मेरे लिए कैद बन गई। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, शायद सवाल, शायद एहसास, शायद हल्की सी शर्मिंदगी। उसने नरमी से कहा कि ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ ठहरी रह सकती हो, जब तक चाहे रह सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बस कोई तकलीफ नहीं हो। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई गुरूर नहीं था जो बाकी हवेली वालों में होता। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। शायद उसे भी एहसास हो चुका था कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मुझे सिर्फ एक सज़ा के तौर पर यहाँ पर लाया गया था। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उठा और बाहर चला गया, लेकिन दरवाजे को खुला हुआ छोड़ गया, जैसे ये इशारा दे रहा हो कि तुम किसी कैद में नहीं हो। मैं देर तक उस कमरे में बैठी रही। वो कमरा कभी अजनबी था, लेकिन अब किसी हद तक जाना पहचाना सा लगने लगा। हर्ष का कमरा, जहाँ मैं इत्तेफाक से जा पहुंची थी, अब मेरे लिए सुकून की एक छोटी सी जगह बन गई। उसके बाद कई दिन ऐसे ही गुजरे कि मैं एक दिन उस कमरे के पास से जा रही थी, लेकिन दिल चाहता कि फिर वही लम्हा लौट कर आ जाए जब किसी ने पहली बार नरमी से मेरा हाल पूछा था। एक शाम हवेली का माहौल कुछ खामोश सा लगा। नौकरों की चहल पहल कम थी। सरदार शहर से बाहर गए हुए थे। हर्ष भी ऑफिस से वापस आ गया। मैंने वही रोज़ की तरह काम निपटाए और अपने कमरे में जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। हर्ष के कमरे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। दिल अजीब कश्मकश में था, वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। पर आज दिल ने हिम्मत की और मैं थके कदमों से उसके दरवाजे तक पहुँच गई। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने दस्तक दी। वो अंदर बैठा था। कुछ पल देखकर उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाया, जैसे मुझे अंदर आने के लिए इजाज़त दे रहा हो। फिर मैं अंदर आ गई और उससे कुछ दूरी पर ही बैठ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बंद की और मेरी तरफ ध्यान दिया और बोला कि क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? मैंने गहरी सांस ली, पर आज बहुत कुछ कहना था, वो सब कुछ जो इतने दिनों से मेरे सीने में दबा हुआ था। मैंने हिम्मत करते हुए कहा कि हर्ष, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आप चाहें तो सुन लीजिए, और अगर नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी। तभी उसने कहा कि हाँ बताओ, क्या कहना है, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज़ हल्की थी, लेकिन बातों में दर्द छुपा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई शुभम पर जो इल्ज़ाम लगा है वो झूठा है। वो कत्ल नहीं कर सकते, उन्होंने किसी को नहीं मारा। वो एक नरम दिल और सीधे साधे इंसान हैं जो कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते, तो वो किसी की जान कैसे लेंगे? हर्ष की नज़रें मेरी आंखों में थीं, जैसे वो सच को मेरी आंखों में तलाश कर रहा हो। मैंने बात जारी रखी और कहा कि मैं जानती हूँ कि आपके भाई की मौत एक बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या सच में शुभम भाई जैसा लड़का ऐसा कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वो आखिरी बार उनके साथ देखा गया? क्या यही काफ़ी है उस कत्ल के इल्ज़ाम को साबित करने के लिए? आपको नहीं लगता कि बात कुछ और हो सकती है जो हम देख नहीं पा रहे? कमरे में खामोशी छा गई। हर्ष ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, फिर वो धीरे से बोला कि मैंने कभी इस बारे में इतना गहराई से नहीं सोचा, शायद इसीलिए कि मेरे अपने ज़ख्म भी बहुत गहरे हैं, लेकिन तुम्हारी बातों में सच्चाई महसूस हो रही है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने दिनों में पहली बार किसी ने मुझसे ये कहा, पहली बार किसी ने मेरे यकीन को झुटलाया नहीं। हर्ष के चेहरे पर सुकून था और उसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं रही जो शादी के बाद दिखाई देती थी। उस दिन वो मुझसे बोला, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा, तुम परेशान नहीं हो। उसकी ये बातें मेरे लिए पूरी दुनिया के बराबर थी। मैंने सर झुका लिया, जैसे उसका शुक्र अदा कर रही हूँ। मैं उससे बोली कि मुझे बस इतना ही चाहिए था कि कोई मेरा यकीन करे। वो आज आपने किया कि इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। हर्ष ने नज़रें मोड़ ली और खिड़की की तरफ देखने लगा और बोला, कभी हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता। मेरे भाई के बहुत से राज मुझसे भी छुपे हुए हैं। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं खुद तुम्हारे भाई को बचाने की कोशिश करूँगा और सच का साथ दूंगा। मेरी आंखों में उम्मीद की पहली किरण जगमगाई। हवेली के अंधेरे में एक रोशनी छा गई। उस रात में काफ़ी देर तक जागती रही।
हवेली की छत पर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन मेरे दिल में हलचल उस दिन पहली बार महसूस हुई कि शायद अब वक्त बदलेगा, शायद इंसाफ की राह मिल जाएगी और शायद हर्ष वो दरवाज़ा बन जाएगा जिससे गुजरकर मैं अपने भाई को बेगुनाही का हक दिला सकती हूँ। हवेली में अब सब बदला बदला सा लगने लगा। हर्ष की इस खामोश सपोर्ट ने मेरे दिल को हिम्मत दी। अब मैं सिर्फ एक सज़ा का निशान नहीं, मैं एक मकसद के साथ जीने लगी थी, भाई की बेगुनाही को साबित करने का मकसद। हर्ष ने वादा तो नहीं किया, लेकिन जिस नरमी से उसने मुझसे कहा था, उसने मेरे लिए वो दरवाज़ा खोल दिया जिसके पीछे शायद सच छुपा हुआ था। एक शाम वो खुद मेरे कमरे में आया, दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर दाखिल हो गया। मैं चौंक गई। उसका यूं अंदर आना थोड़ा अजीब सा लगा। उसने कहा, मेरे भाई का कमरा कई दिनों से बंद है, किसी ने छुआ तक नहीं। अगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो हमें सच के करीब ले जाए तो हमें आसानी हो जाएगी। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं जानती थी कि वो कुछ सोच चुका है, शायद कुछ शक उसके दिल में भी उभरने लगा। मैंने खामोशी से उसके साथ चलने का इशारा किया। हम दोनों धीरे धीरे हवेली के कोने में मौजूद उस कमरे की तरफ बढ़े जहाँ कभी उसका बड़ा भाई रहता था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा हुआ था। फिर उसने दरवाज़ा खोला। एक अजीब सी चरचराहट हुई और अंदर गुजरे हुए कल की महक भर गई। कमरा अब भी वैसा का वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया। हर चीज़ अपनी जगह एक ढंग से रखी हुई थी। एक खामोशी और एक अजीब सा मंजर दिखा। हम अंदर दाखिल हुए। हर्ष खामोशी से इधर उधर देख रहा था। मैंने टेबल की दराज खोलनी शुरू की, किताबें पलटी, वहाँ रखी फाइल को अच्छे से देखा। हर चीज़ में कोई कहानी, कोई राज छुपा हुआ लग रहा था, लेकिन वो कहानी जो हम ढूंढ रहे थे वो अभी कहीं गायब थी। तभी हर्ष ने अलमारी के नीचे वाली दराज की तरफ इशारा किया और बोला कि ये दराज देखो, लॉक है, शायद यहाँ कुछ हो जिससे हमें कुछ मदद मिल सके। फिर उसने चाबियों को एक गुच्छा निकाला जो उसे शायद अपने पापा से मिली थी। उसके बाद उनमें से एक चाबी से वो ताला खोल दिया। उस दराज के अंदर एक छोटा लकड़ी का बॉक्स मिला। हर्ष ने फ़ौरन वो निकाला। उसमें एक डायरी रखी थी, पुरानी थी लेकिन बिल्कुल सही। मेरे तो दिल की धड़कनें रुक गईं। हर्ष ने फ़ौरन डायरी खोली। हम दोनों एक साथ झुककर उसकी लाइनें पढ़ने लगे। शुरू के पेपर आम बातों से भरे हुए थे, कारोबार के कुछ मामले, रोज़ के मामले, लेकिन फिर एक जगह जाकर उनकी बातें बदलने लगीं। उसमें लिखा था कि मुझे अपने ही दोस्तों पर शक होने लगा है, किसी को मुझसे जलन है, मुझे लगता है कि मेरी तरक्की कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है। ऑफिस की एक मुलाकात के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ है। तभी मैंने हैरत से हर्ष की तरफ देखा। उसकी आंखें डायरी के शब्दों पर जमी हुई थी, जैसे वो अपने भाई को दोबारा जानने की कोशिश कर रहा हो। हम अभी और आगे बढ़ ही रहे थे कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला। भाभी, हर्ष के भाई की पत्नी, जो अब जिंदा नहीं बचे, वो एकदम अंदर दाखिल हुई। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो मुझे देखकर बोली, तुम लोग मेरे पति की पर्सनल चीज़ों में कोई छेड़छाड़ कर रहे हो? किस हक से? उनकी बातों में जहर था और उनकी नज़र मुझ पर थी। फिर कहने लगी कि इसकी वजह से ये सब हुआ और आज यही मेरे पति की डायरी पढ़ रही है। मैं एकदम पीछे हट गई, लेकिन हर्ष ने पहली बार खुलकर मेरा साथ दिया। वो भाभी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि ये मेरी पत्नी है और जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें सच जानने का पूरा हक है। अगर मेरे भाई के कत्ल में कोई और शामिल है तो हम खामोश नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। भाभी के चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हर्ष की आंखों में जो तेज़ी थी उसके आगे उनकी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ गई। वो गुस्से में वापस पलटकर चली गई और दरवाजे को ज़ोर से बंद करके चली गई। हर्ष ने डायरी बंद की और बोला, ये हमें उस साजिश के करीब लेकर जा सकती है। मेरे भाई ने मौत से पहले जो महसूस किया वो सच्चाई की तरफ पहला कदम है। और हम डायरी लेकर कमरे से बाहर निकलने लगे। मेरे हाथों में कपकपाहट थी, लेकिन दिल में एक ताकत। आज पहली बार किसी ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की, मेरा साथ दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि ये वही था जिससे मेरी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाई गई। ये लम्हा सिर्फ एक डायरी के मिलने का नहीं, ये लम्हा एक नए सफ़र की शुरुआत का था और सच की तलाश शुरू करने का था, जिसमें अब हम दोनों एक साथ थे। हम दोनों कमरे में खामोश बैठे रहे। हर्ष के हाथ में वही डायरी थी जो उसके बड़े भाई की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे की गवाह बन गई। हर पेपर जैसे एक राज छुपाए बैठा हो। हर्ष एक एक शब्द पढ़ता तो वैसे ही उसका चेहरा बदलने लगता, कभी उलझन, कभी दुख और कभी बहुत हैरत में। उसके करीब मैं बैठी खामोश रही, लेकिन पूरी तरह उसकी तरफ ध्यान किए हुए। हर्ष की आंखें एक पेपर पर जाकर रुक गईं। उसने वो पेपर मेरे सामने किया। वहाँ एक छोटी बात लिखी हुई थी कि अनुज से अब दिल परेशान हो चुका है।
बचपन का दोस्त है, लेकिन अब उसकी बातों में नफरत, जलन और लालच झलकता है। आज ऑफिस में उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। मुझे लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। मैं किसी पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन अनुज अब वो अनुज नहीं रहा जिसे मैं जानता था। ये कुछ बातें जैसे किसी भारी दरवाजे की चाबी बन गए हों। हर्ष ने धीरे से डायरी बंद की, गहरी सांस ली और सर झुकाकर बैठ गया। मैं जानती थी कि उस पल उसके अंदर एक जंग जारी हो गई है। वो दोस्त जिसके साथ उसके भाई ने बचपन गुजारा, जिस पर अंधा विश्वास किया, आज उसका नाम एक शक में आ गया। कुछ देर खामोशी में गुजर गई। फिर मैंने धीमे से उससे कहा कि अगर आप सच में पूरी बात जानना चाहते हो तो हमें शुभम भाई को वापस बुलाना होगा, क्योंकि एक वही है जिन्होंने आखिरी बार आपके भाई को देखा था। वही जानते हैं कि असल में हुआ क्या और क्या सच है। ये सुनकर हर्ष ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो बात थी जो किसी फैसले से पहले आती है। वो बोला कि तुम जानती हो ना, वो बाहर कहीं छुपा हुआ है। अगर वो वापस आया तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। मैंने धीरे से सर हिलाया कि हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन अगर वो ऐसे ही भागे रहे तो कभी अपनी सफाई नहीं दे पाएंगे और वो असल अपराधी यूं ही आज़ाद घूमता रहेगा। अगर आप साथ देंगे, इसके बाद सुनने के लिए तैयार हो, तो हम सब मिलकर वो कर सकते हैं जो शायद अब तक कोई नहीं कर पाए। हर्ष कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला कि तुम्हें उस पर अभी इतना यकीन है, क्यों? मैंने बिना हिचकिचाहट कहा कि जो वो हमेशा से है, और शायद ये यकीन है जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है। हर्ष ने सर हिलाया जैसे वो मेरी बातों के आगे झुक गया हो। उसने फ़ोन उठाया और पापा का नंबर मिलाया। बात करते हुए उसका व्यवहार ठहरा हुआ था, जैसे वो कोई आम बात कर रहा हो, लेकिन हर बात मेरे दिल में उम्मीद का एक नया चिराग जला रही थी। वो बोला, अंकल, मुझे शुभम भाई से बात करनी है, चाहे जैसे भी हो। उन्हें आपको वापस लाना होगा। मैं खुद उनका ध्यान करूंगा, लेकिन मुझे बस सच जानना है। कॉल ख़त्म होने के बाद हर्ष ने मेरी तरफ देखा और बोला कि मैं तुम्हारे पापा से बात कर चुका हूँ। अगर सब ठीक रहा तो 2 दिन में वो यहाँ पहुँच जाएगा। मेरी आंखों से एकदम आंसू निकल आए। न ये आंसू कमज़ोरी के थे, न दुख के, बल्कि ये आंसू पहली रोशनी के थे जो बहुत अंधेरे के बाद मेरे हिस्से में आई। मैंने दिल से ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। सालों का सब्र, जुल्म और बेबसी आज एक उम्मीद में बदल गए। उस रात हम दोनों ने मिलकर डायरी के सारे पेपर्स को ध्यान से पढ़ा। हर शब्द, हर बात, हर शिकायत को गौर से पढ़ा। अनुज का जिक्र बार बार आता रहा, उसका व्यवहार, उसकी बातें, यहाँ तक कि कुछ ऐसे मौके जहाँ पर बिजनेस के फैसलों में उलझा रहा हो। सब कुछ डायरी में लिखा हुआ था। ये सब किसी बहुत बड़े धोखे की तरफ इशारा कर रहे थे। अब हमें सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार था, शुभम भाई की वापसी और उनके साथ का वो कहानी जो शायद हमारे सब सवालों का जवाब थी। 2 दिन के बाद वो घड़ी आ गई जिसका मैंने दिल से इंतज़ार किया था। हर्ष के कहने पर पापा ने शुभम भाई को वापस बुलाने का इंतज़ाम किया और आखिर में वो वापस आ गए, चुपचाप, थके हुए और अंदर से टूटे हुए। लेकिन अब वो भागने वालों में से नहीं थे। जब उन्होंने हवेली में कदम रखा तो सबकी नज़रें उन पर जमी हुई थी। हवेली वालों की आंखों में हैरत और मेरे दिल में धड़कनों का तूफान। इतने दिनों के बाद मेरे भाई को देखना एक चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। हर्ष ने सब इंतज़ाम कर रखे थे। पुलिस को शुभम भाई के आने के बारे में नहीं बताया गया। हम चाहते थे कि पहले सच सुना जाए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। वो शाम जब हम सब बरामदे में बैठे थे, माहौल भारी और खामोश था। हर्ष, मैं और शुभम भाई साथ साथ में थे। पापा और मम्मी भी करीब बैठे हुए थे। सरदार जी, हवेली वाले, उस वक्त शहर से बाहर गए हुए थे और शायद ये बात हमारे लिए बेहतर हो गई। हर्ष ने खामोशी को तोड़ा। वो भाई से बोला कि शुभम, मुझे तुमसे सच जानना है और बिना घुमा फिरा के बताओ, क्योंकि तुम आखिर तक मेरे भाई के साथ थे। उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं, सब बताओ। शुभम भाई ने नज़रें उठाकर हर्ष की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस ली, जैसे वो सालों का बोझ एक पल में उतारने का इरादा कर रहे हों। वो बोले, उस दिन हर्ष, आपके भाई ने मुझे साथ चलने को कहा। वो ऑफिस में अनुज से मिलने जा रहे थे। मैं ड्राइवर के साथ बाहर खड़ा रहा। वो अंदर गए। कुछ देर के बाद वापस आए तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। हम सब खामोशी से सुन रहे थे। शुभम भाई की बातों में थकावट थी, लेकिन सच्चा रास्ता था। फिर कहने लगे कि अचानक तुम्हारे भाई की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने पानी मांगा। मैंने गाड़ी साइड पर रोकी और बोतल लेने के लिए बाहर निकला। करीब के स्टॉल से पानी लिया और जब वापस आया, उनकी आवाज़ कपकपा रही थी। वो वापस हिम्मत करके बोले कि जब मैं वापस आया तो गाड़ी का दरवाज़ा खुला था
और उसके सीने से खून निकल रहा था। वो सांसें ले रहे थे लेकिन बहुत कमज़ोर। मैं चीखने लगा, मदद के लिए भागा, लेकिन जब लौटा इतना कहते हुए वो रुक गए, जैसे शब्द ख़त्म हो चुके हों। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी ने आंखें बंद कर ली। हर्ष का चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में कपकपाहट। उन्होंने अपनी बात जारी रखी कि फिर पुलिस आई। मैं वही गाड़ी में था, खून मेरे हाथ पर लगा था। मैं कुछ बताने के काबिल नहीं रहा। मैंने कहा भी कि मैं सिर्फ पानी लेने के लिए बाहर गया और ये सब हो गया, ये मैंने नहीं किया। पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और सब ने यही मान लिया कि मैं ही कातिल हूँ। हॉल में खामोशी छा गई। हर्ष ने भाई से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? वो बोले, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि उस वक्त अनुज से मुलाकात के बाद ही तुम्हारे भाई का मूड बदला सा था, जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाह रहा हो, और शायद वो कुछ ऐसा जान गए थे जो किसी और तक नहीं पहुँचे। शुभम भाई की बातों से सब कुछ साफ हो चुका था कि वो पेपर पर लिखी हुई बातें जो हमने डायरी में पढ़ी, वो शिकायत, वो अंदाज़ा, वो इशारे, सब एक तस्वीर बनकर हमारे सामने आ गए। अनुज, जिसे सब दोस्त कहते थे, असल में वही असली अपराधी था जिसने सब कुछ खत्म किया। हर्ष अपनी जगह से उठा, कमरे में इधर उधर चलने लगा। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था, जैसे वो अंदर ही अंदर कोई जंग लड़ रहा हो। वो रुका और शुभम भाई के करीब आकर खड़ा हुआ। वो बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। मेरे भाई की डायरी तुम्हारी बात से एक साथ जुड़ी रही है और अब वक्त है कि हम असली अपराधी को सामने लाएं। मेरा दिल धड़कने लगा, जैसे सालों के बाद आज कुछ रंग लाने जा रहा है। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही हूँ कि आखिरकार मेरी प्रार्थना सुनी गई। उस रात हमने सब कुछ लिखा। हर्ष ने डायरी के सब पेपर की फ़ोटोकॉपियाँ बनवाईं, शुभम भाई के बयान की वीडियो रिकॉर्ड की, और अगली सुबह वो पुलिस से जाकर मिला। वो बोला, अब हम सच के साथ हैं और हमें किसी चीज़ से डर नहीं था। वो बात जो कई सालों से छुपाई गई आज सामने आ गई। हर्ष उस दिन से बिल्कुल बदल गया। जब शुभम भाई ने सच्चाई बयान की, वो पहले से ज़्यादा खामोश लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका था। हर्ष ने एक पल भी बर्बाद किए बिना काम शुरू कर दिया। उसने ऑफिस की सिक्योरिटी फुटेज निकलवाई, पुरानी फाइल, कॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, हर चीज़ को परखा गया। उसने उन दिनों का सारा रिकॉर्ड निकाला जब अनुज और उसके भाई के बीच मुलाकात हुई, और हर एक चीज़ को जोड़ा, जैसे कोई पुराना जुड़ा हुआ नक्शा खोल रहा हो। मैंने कई बार उसे देर रात तक जागते हुए बैठा देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद हर्ष के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसमें अनुज की असलियत को सामने ला दिया। उसने एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्ड निकाली जो ऑफिस की सिक्योरिटी में इत्तेफाक से संभाल के रखी हुई थी। उस रिकॉर्डिंग में अनुज हर्ष के भाई पर जोर दे रहा था कि वो कुछ जायदाद उसके नाम कर दे। उसके व्यवहार में तेज़ी थी और आखिर में उसने ये भी कहा कि अगर तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं खुद अपना रास्ता निकाल लूँगा, चाहे उस रास्ते में कुछ भी करना पड़े। ये शब्द अब किसी भी अदालत में अनुज के खिलाफ गवाही बन सकते थे। उसके बाद हर्ष ने अनुज के बिजनेस अकाउंट की भी तफ्तीश की तो उसे पता चला कि हर्ष के भाई की मौत के एक हफ्ते के बाद ही अनुज ने अचानक से 2 नई कंपनियां रजिस्टर करवाईं। बैंक स्टेटमेंट को खंगाला गया तो पता चला कि एक बिजनेस अकाउंट से बहुत बड़ी रकम अचानक अनुज के पर्सनल अकाउंट में, वही अकाउंट जो हर्ष भाई के सिग्नेचर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। हर्ष ने अपने वकीलों की मदद से ये सारे सबूत इकट्ठे किए और पुलिस से मिला और पूरे कानूनी अंदाज में कातिल तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहा। पुलिस ने सबूत देखने के बाद फौरन अनुज को अपनी हिरासत में लेने का हुक्म दिया। वो उस वक्त अपने घर में मौजूद था और जब पुलिस पहुंची तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसको अंदाज़ा हो चुका था कि वो अब बच नहीं पाएगा। अनुज ने इनकार किया। वो बोला कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन जब ऑडियो रिकॉर्ड सुनाई गई तो उसकी खामोशी ही उसका कन्फेशन बन गई। वो पल आज भी मुझे याद है जब हर्ष थका हारा घर तसल्ली से भरा चेहरा लिए मेरे सामने आया और कहा कि वो गिरफ्तार हो चुका है। उसने बस इतना कहा और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों तक कितनी तकलीफ और तन्हाई सहने के बाद आज ये ख़त्म हो गई। आज वो इंसान जेल में था जिसने मेरे भाई को कातिल बनवाया, जिसने हर्ष के भाई की जान ली और जिसने हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी ने भी शुक्र अदा किया। पापा की आंखों में पहली बार सुकून का साया उतरा। शुभम भाई, जो अब तक खुद को अपराधी समझते रहे, वो खामोशी से मेरे करीब आकर बैठ गए और बोले, मैंने कहा था ना मीशा, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बोला, देखा, तुम्हें इंसाफ मिल गया क्योंकि तुम सच्चे थे।
हर्ष ने मेरे करीब आकर एक बार फिर कहा, मीशा, अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी सच की तरफ जाता ही नहीं। तुम्हारे यकीन ने मुझे बदला और सच ने हमें आज़ाद कर दिया। वो पल ऐसा था जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सालों का अंधेरा खत्म होकर सूरज की पहली किरण में बदल गया। सबने एक साथ में सुकून लिया, क्योंकि असली अपराधी अब अपने अंजाम को पहुंच गया और सच आखिरकार जीत गया। हवेली में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अब डर की नहीं, सुकून की थी। अनुज के गिरफ्तार होने के बाद हर चेहरे पर हैरत, शर्मिंदगी और परेशानी थी। वो लोग जो मुझे ताने दिया करते थे, नज़रें चुराते थे, नौकरों का व्यवहार बदल गया। उनकी निगाहों में अब खौफ नहीं, इज्जत थी। और सबसे बढ़कर हवेली के सरदार और उनकी बहू, जो कभी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बने, आज वो मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। सरदार शहर से वापसी पर सीधा मेरे कमरे में आए। उनका चेहरा थका हुआ था, जैसे सालों का बोझ उठाकर रखा हो। मैं चौंक गई। कभी जिस इंसान की मौजूदगी मेरे लिए कैद जैसी थी, वो आज मेरे सामने अपनी नज़रें झुकाए खामोश खड़ा था। उनके साथ भाभी भी थी, वही जिन्होंने मेरे बाल खींचे, ताने दिए, मुझे बहुत बुरा समझा। सरदार जी ने कहा कि हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बेटा। उनका व्यवहार पहले से बहुत अलग था, नरम, झुका हुआ और भारी। मेरे दिल ने उस पल भी सब्र कर लिया। सरदार की आंखें, जो कभी मेरे शरीर को नापसंद करती थीं, आज खुद शर्मिंदगी से नम हो गईं और बोली, हमने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारे ख़ानदान को बेइज्जत किया। तुम्हें इंसाफ देने की जगह हम अपने गम में अंधे हो गए। हमें लगा कि शुभम ही कातिल है, क्योंकि सच देखने का हौसला हम में नहीं था। पर तुमने वो साबित किया जो हमसे नहीं हो सका। तुमने साबित किया कि तुम हम सबसे बेहतर हो। मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगे। ये शब्द मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख रहे थे। मैं बोली, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। जो कुछ सहना पड़ा वक्त का इम्तिहान था, लेकिन सच हमेशा सामने आता है, बस उसे सुनने वाला होना चाहिए। भाभी ने मेरे कदमों के करीब बैठकर हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर कपकपाहट और माफ़ी कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, तुम्हें बहुत कम समझा, तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझा। लेकिन आज समझ आया कि असल ताकत वही खामोशी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने भाभी के हाथ पकड़ लिए। मैंने कभी बदला नहीं चाहा, सिर्फ सच का साथ दिया। और आज अगर आप लोग मेरे सामने शर्मिंदा खड़े हैं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा इंसाफ है। उनकी आंखों में सुकून और गर्व दोनों थे। मैंने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। अगर वो ना होता तो कोई मेरा यकीन नहीं करता, शायद सच कभी सामने नहीं आता। मैं उसके करीब गई और धीरे से बोली, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। तुमने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया, मुझे खुद पर यकीन भी दिलाया। हर्ष ने हल्की मुस्कुराहट से कहा कि तुमने मुझे बदल दिया। तुमने दिखाया कि जुल्म को सहन बहादुरी नहीं, उसका मुकाबला करना होता है। मुझे सच्चाई की कीमत सिखाई और मैं खुश हूँ कि आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ न कोई शक बाकी है, न कोई झूठ। हम दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे, न कोई वादा किया, न कुछ। बस एक दूसरे की मौजूदगी में एक ऐसी ताकत थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो शुक्रगुजारी जो दिल से निकली और माफ़ी जो सच्चे दिल से मांगी गई, उन दोनों ने मेरी आत्मा को आज़ाद कर दिया। उस दिन हवेली ने एक नया रूप देखा। वो दरवाज़ा जो कभी मेरे लिए बंद होता था अब खुल गया। वो दिल जो मेरे खिलाफ थे अब मेरे साथ थे, और वो हाथ जो मुझसे छीन लिए गए आज मेरे हाथ को थामने को तैयार थे। मैंने हर्ष को देखा और दिल में सोचा कि ज़बरदस्ती की शादी मेरे लिए कैद थी, लेकिन हर्ष मेरे लिए वो साबित हुआ जिसने मुझे उन अंधेरों से निकाला जहाँ से रोशनी की कोई उम्मीद नहीं होती। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं भी खामोशी के इस पिंजरे में कैद होती और सच कभी ज़ुबान तक नहीं आ पाता। अब सब कुछ बदल चुका था। हर जुल्म हार गया, सच जीत गया, और मैं अब सिर्फ बेकसूर नहीं थी। सब्र किया और उस वादे को निभाया गया। इंसाफ मिल चुका था, सच्चाई सामने आ गई और हमारी ज़िंदगी में जैसे सुकून की लहर उतर गई। लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो भरने में वक्त लेते हैं। शुभम भाई को जब यकीन हो गया कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अनुज गिरफ्तार हो गया, सरदार जी के ख़ानदान ने माफ़ी मांग ली और हमें भी अब आज़ाद हो गया हो, तो उसने एक आखिरी बात कही, एक ऐसी बात जिसने मेरे दिल को फिर से हिला दिया। अब तलाक ले लो बहन। जो शादी सज़ा के तौर पर हुई थी उसमें कभी खुशी नहीं मिलती। सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम वापस चलो। मैं खामोश रही। दिल में जैसे कुछ टूट गया।
वो सब नहीं जानते थे, मैं जो जानती थी वो सब नहीं देख सकते थे जो मैंने महसूस किया। शादी शायद जुल्म से वजह से हुई, पर हर्ष के साथ उसकी खामोशी के सपोर्ट ने मेरे दिल को बदल दिया। वक्त के साथ उसने उसकी आंखों में नरमी देखी, उसके व्यवहार में ऐसा महसूस किया, और सबसे बढ़कर उसका मेरा यकीन करना, वो सब कुछ था जो दिल को छू गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुका लिया। अगले दिन हर्ष ने भी शायद भाई की बात को समझा, शायद वो भी खुद को पीछे रखना चाहता था। वो मेरे पास नहीं आया, कुछ कहे बिना तलाक के कागजात भिजवा दिए। मैंने वो कागज़ हाथ में लिए देर तक उन्हें देखा, पेन पकड़ा, लेकिन साइन नहीं कर सकी। हाथ कांपने लगे, आंखें नम हो गई। मेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि नहीं, ये रिश्ता अब ज़बरदस्ती का नहीं रहा, अब इसमें प्यार है, खामोशी है, लेकिन गहरी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। भाई बार बार बात करते, मम्मी भी खामोश हो जाती, पापा की नज़रें सवाल करती, लेकिन मैं जानती थी कि ये फैसला अब दिल से करना है, और दिल किसी और की सुनने को तैयार नहीं। फिर आखिर में हर्ष ने खुद बात करने का फैसला किया। शाम के वक्त जब वो बरामदे में बैठा हुआ था, उस वक्त मैं उसके पास गई। वो मुझे देखकर कुछ हैरान हो गया, फिर जैसे ही उसकी नज़रें झुक गईं, जैसे वो खुद को कोई अपराधी समझ रहा हो। मैं उसके करीब बैठ गई और बोली कि तलाक के कागज़ भेज दिए। वो चौंक कर फिर से बोला, तुम्हारे लिए ही तो वो भेजे थे, तुम सब कुछ सह चुकी हो, तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही नमी, वही खुद से इनकार, वही प्यार छुपा हुआ था जो ज़ुबान से नहीं कहता। और अगर मैं आज़ाद नहीं होना चाहती तो? मैंने गर्मी से कहा। वो हैरान हो गया, शायद उसने कभी ये बात सुनने की उम्मीद ही नहीं की हो। कुछ देर के बाद उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने धीरे से कहा कि ये शादी ज़बरदस्ती से हुई थी, लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो दिल से था। तुम्हारा साथ, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी खामोशी, वो सब ज़बरदस्ती नहीं था। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। हर्ष, तुम्हारे बिना वापस जाना मुश्किल नहीं। उसकी आंखों में नमी थी। वो पहली बार खुलकर मुस्कुराया। मैं भी यही चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम्हें मजबूर नहीं करूं। ये सब मेरी तरफ से भी है, सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। अब हम एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं, सुकून दे सकते थे, मैंने कहा, और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। उसके बाद जैसे सब कुछ पूरा हो गया। न कोई शिकस्त, न कोई दूरी, न कोई पुरानी बेबसी, बस दो दिल जिन्होंने एक दूसरे को वक्त के साथ जाना पहचाना। और अब चाहा, हमने वो कागज़ फाड़ दिए। मैंने भाई को बताया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सर पर हाथ रखा कि अगर तुम खुश हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हवेली में फिर से रौनक लौट आई। वो जो कभी कैद लगती थी अब मेरा घर बन गई। हर्ष ने मुझे वो प्यार दिया जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं। वो प्यार जिसमें इज्जत थी और सबसे बढ़कर भरोसा था। कभी कभी मैं रात को आसमान की तरफ देखती, और जो रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ, अगर उसकी सच्चाई आ जाए तो वो रिश्ता अनमोल बन जाता है। और मुझे वो मिल गया जो सालों से मेरे दिल में थी, लेकिन होठों तक कभी नहीं आया। अब जिंदगी पूरी सी लगने लगी, सच्चाई से, प्यार से, और कुछ यकीन से कि जो दिल से मांगो मिलता ज़रूर है। मैं हर्ष के साथ हवेली लौट गई, इज्जत के साथ, और हम दोनों अब खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।